बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों और बरकतों के साए में सदाए रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ माहम जाहिद और तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। जी, मैं हूँ ज़ैर मलिक। मेरी तरफ से भी आपको अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। 18वां रोज़ा अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ अब इफ्तार की घड़ियों के करीब है। वो सातें करीब आ रही हैं जिनका वादा रब्बे करीम ने मग़फ़िरत के लिए किया। बिल्कुल उज़ैर, और अल्लाह पाक हम सब की तौबा कबूल फरमाए, आमीन। और इस बरकत भरे महीने के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में सुकून और ईमान की शम्में रोशन कर दे। जैसे जैसे दूसरा अशरा इख्तिताम की तरफ बढ़ता है, दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है कि एक तरफ गुनाहों की मुआफ़ी की उम्मीद है और दूसरी तरफ इस माह मुक़द्दस के रुखसत होने का मलाल। आज हम बात करेंगे हुकूकुल इबाद की और इसके साथ साथ ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल की। और ख़वातीन का जी आलमी दिन है, तो इस्लाम ने ख़वातीन को क्या हुकूक दिए हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और प्रोग्राम का बाकायदा उज़ैर आगाज़ कर लेते हैं। मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसके हवाले से अगर आपको बताएं तो वहाँ पर हालात पल पल बदल रहे हैं। ईरान और अमरीका और इसराइल के दरमियान जंग का आज नवा रोज़ है। इसराइल ने तेहरान में तेल के ज़ख़ीरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे तेज़ाबी बारिश का ख़तरा पैदा हो गया है। कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब की फ़ज़ाई हुदूद और तनसीबात भी इस जंग की ज़द में आती दिखाई दे रही हैं। सऊदी अरब ने पहली बार ऐलान किया कि अगर उस पर ईरान की जानिब से हमले जारी रहे तो वो अमरीका के साथ ताउन पर गौर कर सकता है। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए तशवीश की बात यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले हमलों में हमारे 2 शहरी भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एक तरफ सऊदी अरब की बराह रास्त वार्निंग है और दूसरी तरफ से कतर ने दिफाई कार्रवाइयाँ करने का ऐलान किया है। तो क्या मशरिक़ वस्ता के मुसलमान ममालिक अब ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल की जंग में शरीक हो जाएंगे? ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि ईरान में नए रहबर आला का इंतखाब चंद घंटों में मुतवक्के है, और इसका जंग पर क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए क्या हालात बनने वाले हैं, इन तमाम अहम मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दिफाई अमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। मसूद साहब, भी आपके वक्त का वेलकम टू सदाए रमज़ान। सबसे पहले तो ये बताएं कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों में शिद्दत आ रही है। गुज़श्ता रात भी तेहरान में तेल डिपो को निशाना बनाया गया, तेज़ाबी बारिश का खदशा जाहिर किया जा रहा है। क्या ये जंगी जराइम नहीं है? और इसराइल और अमेरिका ये कार्रवाइयाँ खित्ते के किन ममालिक की मदद से कर रहा है? देखें, जब आलमी ताकतें इस तरह के करती हैं, जब आप हेजमोनिक डिज़ाइन आपकी हो, फिर आप भी एक बात हो रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड की होती है, तो उसमें अपने जब आपने चीज़ें इंप्लीमेंट करनी तो आप डिसरिगार्ड करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की भी हमने हालत देखी है कि वो उसकी कोई हैसियत नहीं रही है। सो पावर्स जो हैं वो मैटर करती हैं, वो दैट्स वाई वो इम्पोज करते हैं अपनी चीज़ें। लेकिन जिस तरीके से खित्ते में डेवलपमेंट हुई है, स्पेशली आज 9वां प्रॉब्ली दिन है जो हमले हुए हैं, उसमें जो नई डायमेंशन है, जो अभी आप लोगों ने जिक्र भी किया है कि वो आयल अभी जो फेज 2 वो बता रहे हैं हम कि वी हैव एंटर इनटू फेज 2, जिसमें दे आर गोइंग फॉर द इंडस्ट्रियल और जो डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस है, ये इंडस्ट्रीज है, उसको टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि रिफाइनरीज के अगेंस्ट जा रहे हैं। दैट इज वन थिंग। और सेकंड एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जो कैशमा एक उनका आइलैंड है वहाँ पे ईरान का, और ये बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नज़दीक है, वहाँ पे जो वाटर रिजर्वायर्स है उसको हिट किया गया है। तो इससे एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट अभी देखें, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट करी कि उन्होंने लिखा कि फ्यूचर जो है मिडिल ईस्ट का फ्यूचर तेल डिसाइड नहीं करेगा, ये पानी डिसाइड करेगा। और दैट्स वाई देखें कि मिडिल ईस्ट में जो गल्फ कंट्रीज का 40% जो पानी है वो रिजर्वायर्स के थ्रू है, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उनका अपना पानी तो नहीं है, तो ये समंदर का पानी उसको डिसैलिनेट करते हैं और यूज करते हैं। ऑलमोस्ट देखें कि कुवैत 90% इस पे डिपेंडेंट है, यूएई वाले पे ऑलमोस्ट 70% इस पे है, सऊदीज भी 70% इस पे डिपेंडेंट है। तो अब फ्यूचर में देखें, आज ही इसका जवाब उन्होंने बहरीन में एक डिसैलिनेशन प्लांट को हिट किया ईरान ने। तो एक सीरियस ये भी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि पानी को टोटल इंताज, जिस तरह मैंने कहा, गल्फ कंट्रीज दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस वाटर। सिमिलरली ईरान पे भी हुआ है। और इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कि वी विल प्लानिंग टू सेंड जो स्पेशल फोर्सेस एट प्लेसेस
ताकि जो इनरिच यूरेनियम है उसको टेक ओवर कर सकें। तो एक उसमें समले मैसेज है। फिर एक और हमने एक्टिविटी देखी है कि दो एक रिलीजियस फैक्टर को ले आया जा रहा है, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प को आप लोगों ने देखा होगा, जी जी ही वाज सराउंडेड बाय एवेंजुअलिकल जो प्रोटेस्टेंट थे, जो वहां से दे वर सीन प्रेइंग और फिर वो सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन, वो जो लेते हैं। और उससे एक और सिमिलरली ट्रूप्स में भी ये है, अभी और उनके सोल्जर्स ने भी ये रिपोर्ट किया है कि वो जो कमांडर्स है उनको वो इस एंड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं और सो एंड सो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छी कोई बात नहीं है कि जो डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल इस तरह की बातें भी जो हैं वो की जा रही हैं, फिर इबादत भी की जा रही हैं। मसूद साहब, ईरानी सदर ने जो बयान दिया, हमने सुना कि उन्होंने माफ़ी मांग ली पड़ोसी मुल्कों से, लेकिन अब वो उस बयान को गलत लिया गया जब अमेरिका की जानिब से। तो अब मसूद पेज़ेश्कियान का जो ताज़ा बयान आया उस पर उन्होंने कहा कि दुश्मन ईरान को पड़ोसियों के साथ लड़ाना चाहता है। पिछले दिनों हमने कतर और सऊदी अरब में मोसाद के जासूसों की गिरफ्तारी की खबरें भी सुनी। आपको खित्ते की हालात, सूरत हाल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? कौन किसको लड़वा रहा है? साल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो खित्ते में पिछले 2 दिन में अगर आपने नोट की हो तो वो हुई है, दैट वाज द विजिट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टू सऊदी अरब था। और स्पेशली वहां पे बेसिकली वो मैसेजिंग था, एक डेटरेंस भी था कि वी आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदीज के साथ है। और फिर और साथ ही ये देखें कि एक हमारी वो कहते हैं कि एक सर्जिकल हमारी डिप्लोमेसी हमने देखी, जो हमने एंगेज किया ईरान को भी साइमल्टेनियसली और सऊदीज को भी किया। और इसके बाद आप देखें कि प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई तो उसके फौरन बाद जो कुछ स्टेटमेंट आई, उन्होंने एक अफसोस का इजहार किया और फिर उन्होंने कहा कि कोई अगर उनका मिडिल ईस्ट में कंट्रीज के सॉइल यूज नहीं होते हम भी नहीं करेंगे। सिमिलर स्टेटमेंट सऊदीज की तरफ से आई है। तो हम ये क्रेडिट दें कि हमने एक सिचुएशन जो थी पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल ने जो हिकमत अमली अपनाई वो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त रही है। तो दैट्स वाई इसके बाद देखें प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि उनके स्टेटमेंट तो वो कि ऑलमोस्ट ये सरेंडर, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये हमारी मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी थी। तो पाकिस्तान ने इस डिप्लोमेसी में एक और भी अचीवमेंट की है, देखें कि हमने वी हैव एस्टेब्लिश एन एयर कॉरिडोर। अब दुनिया के जहाज आपकी तरफ आ रहे हैं, वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट प्रॉब्ली $6 मिलियन, $6 लाख डेली के हिसाब से हमें पैसे मिल रहे हैं। तो वो है। सो पाकिस्तान ने अपने देखें वी हैव एस्टेब्लिश हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ, एट द सेम टाइम ईरान के साथ भी हमने एक जो एस्टेब्लिश किया है, तो वो मानने वाली बात है। लेकिन बाकी खित्ते में यकीनन देखें कि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और जिस तरह तुर्की की तरफ से भी एक वार्निंग आई है और फिर इसके बाद से लेबनान के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ बहुत सारी कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो देखें खित्ते में हालात वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, जिस तरीके से इट विल टेक 4 to 6 वीक जैसे उन्होंने कहा है। अल्टीमेटली वो देखें कि बिल्कुल मसूद साहब, जिस तरह से हम देखें कि सऊदी अरब ने पहली बार ईरान को बराह रास्त जवाबी कार्रवाई की वार्निंग दी है, क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका को फौजी अड्डे देने पर गौर कर रहा है? पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे पर क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में देखें कि ये तो एक किस्म के आप समझ लें रेट्रिक है। होपफुली जिस तरीके से जिस तरह मैंने बात की है, फील्ड मार्शल का विजिट हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अभी इसमें देखें कि एक दरमियान में एक और फैक्टर भी है, फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस का है। जिस तरह तुर्किया पे जो मिसाइल फायर हुआ है तो ईरान ने कहा हमने नहीं किया है, और फिर इसी तरह अजरबैजान पे जो हमले हुए हैं उस पर भी तुर्किया ने कहा हम इसमें शामिल नहीं है। तो यू कैन नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी दरमियान में एक तीसरी कुव्वत आके ये चीज़ें कर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल में बेटर सेंस विल प्रिवेल स्पेशली बिटवीन सऊदीज एंड ईरानीज, और ऑलरेडी मेरे ख्याल में इसको हम इस तरफ जाएंगे। वरना देखें कि अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इन्वॉल्व होते हैं तो इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। ऑलरेडी देखें उनके लिए मुश्किलात हैं, कास्ट जो है इस जंग की बहुत सख्त है क्योंकि फूड शॉर्टेजेस होने लगी है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि दे आर इंटायरली डिपेंडेंट, जो बाहर से चीज़ें उनके लिए आती है। जिससे मैंने कहा पानी की कितनी अहमियत आप देख लें कि आप फ्यूचर में कहा तेल से ज़्यादा पानी की अहमियत है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में दे विल कंसिडर, और इसके बाद जो आगे वो बढ़ेंगी। बिल्कुल, पानी जो है वो तेल से भी ज़्यादा अहम जो है दिखाई दे रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। अच्छा मसूद साहब, अमरीकी सदर ट्रंप की दुआओं वाली जो तकरीब है वो भी, उसके हवाले से भी आपने बात की। ये वाज़े हो चुका है कि ये एक जंग मजहबी रुख इख्तियार कर चुकी है, और अगर देखा जाए तो ऐसा है तो फिर इस्लामी ममालिक को इस वक्त किस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए? क्योंकि वो तो देखें एंड ऑफ टाइम्स की भी बात कर रहे हैं, वो सारी उसी तरह की बातें कर रहे हैं, मजहबी टच भी दे रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि अगर आपको याद हो कि जब प्रेसिडेंट बुश के दौर में भी क्रूसेड की बात हुई थी, क्योंकि वो जी एक वो पब्लिक ओपिनियन को भी लेना चाहते हैं। और फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो आपने देखी है, जो वहाँ पे आए हुए थे लोग, तो वो बेसिकली वो प्रोटेस्टेंट है, वो जो बाइबल को बेसिकली वो एक सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं और जी एक इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं और फिर एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिकन में मेजॉरिटी दे आर प्रोटेस्टेंट है, तो वो फैक्टर है। यकीनन मेरे ख्याल में बाकी ममालिक को भी रियलाइज करना, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज को, कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जी ओवरऑल देखा जाएगा तो इट इज आप समझ लें कि आप इसके तौर पे इन्होंने सारा ये किया है कि एक मैसेज देने के लिए। बाकी आप अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा में जो आपने देखा है इख्तलाफात हैं और आपस में तकसीम है, इवन गल्फ जी कंट्रीज में आप देखें कतर की है और कतर आप देख लें कि अनफॉर्चुनेटली अब जो कतर इस दौरान में अपना किरदार जो अदा कर रहे हैं बड़े आप देखें जिस तरीके से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो कभी दहशतगर्द हैं जो टीटीपी वगैरह हों उनको फाइटर्स कहते हैं, अब पाकिस्तान और सऊदी रिलेशन को मुलायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जी जिससे ये रिपोर्ट वहां पे लेके आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल में कि ये सवाल ये पूछता है वो किसकी पॉलिसी लेके कतर ये ऐसा कर रहा है। क्या वेस्टर्न पॉलिसीज को लेके जा रहा है? जो एडिटोरियल देखे ना, बात होती है एडिटोरियल की, जी तो वो ऐसी पॉलिसीज है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट वेज बिटवीन पाकिस्तान, ईरान एंड सऊदी अरब, क्योंकि कतर के ताल्लुकात इनके साथ अच्छे नहीं है, तो वो एक डिवीजन क्रिएट करना चाहता है। तो मेरा ख्याल में एक ये भी हम सबको रियलाइज करना चाहिए कि हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। जी अगर ये छोटे ममालिक जो गल्फ में बैठे हैं आपके पीछे पड़े हुए हैं, चाहे कोई भी मुल्क हो, तो आप देखें कि आपकी स्टेट पॉलिसी उनकी लगती है, जिसके लिए पाकिस्तान बिल्कुल मसूद साहब, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट भी देखना है और इसके साथ साथ अब हम देखें कि जंग शुरू तो हो गई है, लेकिन ख़त्म करने वाली सूरत हाल कहीं दिखाई नहीं देती। उस पर अगर गौर करें तो पासदारान इनकलाब का कहना है कि वो 6 माह तक जंग लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप की एलची अब भी मुआहदे की बात कर रहे हैं। इतनी तबाही के बाद क्या पसे पर्दा कोई ग्रैंड डील मुमकिन होती दिखाई देती है आपको? लाइकली है। देखें पर इसमें स्पेशली ओमान की जो एक्टिविटीज है, तुर्किया इसमें शामिल है, यूरोपियन कंट्रीज कुछ इसमें शामिल है, पाकिस्तान शामिल है। वो चाहते हैं कि इसमें कोई अभी भी हो जाए, क्योंकि अब ट्रम्प अब लोग भी यही अमेरिका में कि देखें कि जो अप्रूवल रेटिंग है एज फार एज दिस इन्वेजन ऑफ ईरान इज कंसर्न, वो ऑलमोस्ट 60% लोग उसको अपोज कर रहे हैं। तो उससे आप लोग देखें कि ट्रम्प के लिए कितनी मुश्किलात है। तो अब लोग कहते हैं ही इज कमिटेड ए ब्लंडर, क्योंकि इसमें से सक्सेस उसको होनी नहीं है, क्योंकि रजीम चेंज होनी नहीं है। और जो देखें कि सिस्टम इंटैक्ट है ईरान में, चीज़ें सारे कुछ इंटैक्ट है, और फिर उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड की है, तो वो सरवाइव कर सकते हैं। 93 मिलियन का मुल्क है, तो वेनेजुएला नहीं है, तो सिर्फ वो अपना आप को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम बस इसराइल जिसने इनको खींच के ले आए हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, अब वो फंस गए हैं। और फिर देखें यूनो की एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल बन रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल में कि एवेंचुअली कुछ ना कुछ होगा। आफ्टर देखें को हो सकता है चंद हफ्तों के बाद ट्रम्प विक्ट्री अनाउंस करके पीछे हट जाए और कहे कि हम सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये तो मसूद साहब आने वाला वक्त ही बताएगा। लास्टली हमें बस इस बात पर कमेंट कर दें कि नए रहबर आला का जो इंतखाब है उसके हवाले से भी हम खबरें सुन रहे हैं कि शायद वो कुछ ही देर में हो जाए। मुश्तबा खामनाई जो है उन्हें हिमायत हासिल है, तो अगर वो नए रहबर आला मुंतखब हो जाते हैं तो फिर इस जंग का रुख क्या होगा? कि आपको लगता है इसमें मजीद शिद्दत आएगी या फिर कोई मामला सेटलमेंट की तरफ जाए? हाल में ऑलरेडी देखे ईरान में, जिससे मैंने कहा कि रहबर अपनी शहादत से पहले चीजें सेट करके गए थे, लाइन ऑफ सक्सेशन देके गए हुए थे कि कौन किसको रिप्लेस करेगा जी अब ये देखें एक वैक्यूम जरूर है, क्योंकि आल्दो अली लारिजानी लुक आफ्टर कर एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान भी हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ जो गेन करते हैं, स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ गेन करते हैं, वो रहबर से करते हैं। तो मेरा ख्याल में इनके आने के बाद आप देखें तेहरान में मजीद वो आप समझ लेंगे स्ट्रेंथ आ जाएगी और एक यूनिटी आप होगी, लोग फिर भी इनके पीछे जमा होंगे, तो वो फैक्टर ज्यादा ईरान के लिए फायदेमंद साबित होगा। सही, बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि कशीदगी बढ़ रही है और जंग शुरू हो चुकी है, अब इख्तिताम कैसे होगी, क्या देखते हैं ममालिक इस तरह से इस पर गौर करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है कि अभी भी कशीदगी बरकरार है और नए रहबर आला के आने के बाद
ये जंग क्या रुख इख्तियार करती है, ये भी देखना है। और माइट भी पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री का ऐलान करके पीछे हो जाएं जब इस तरह का होता है, क्योंकि ईरान तो ऐसी कौम है जो डटी हुई है, सर नहीं झुकाएगी, लड़ेगी और लड़ती ही जाएगी, उनके खून में ये चीज़ है। तो ये तो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, लेकिन यस अमेरिका गिव अप करता दिखाई दे रहा है। हमले भी जो हैं वो ईरान का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान जो जवाब दे रहा है वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है और उनके लिए बड़ा सरप्राइज है। दूसरे ममालिक के लिए जो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ये सबके लिए पैगाम है कि जब आप किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वो आपको सरप्राइज भी कर सकता है। गो कि ईरान में कल रात बड़े हमले हुए हैं ऑयल ज़ख़ीरा करने वाले डिपोज पर और बड़े आग के शोले बुलंद हुए हैं आसमानों तक, लेकिन उसके बावजूद जो ईरान है वो अपनी जंगी हिकमत अमली जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में लेकर आगे बढ़ रहा है। इस हवाले से आपको आगाह भी रखेंगे। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन, आज 8 मार्च है, दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ औरत के हुकूक पर बहस अक्सर मगरबी नज़रियात और मकामी रिवायात की भेंट चढ़ जाती है, जबकि हकीकत यह है कि 1400 साल पहले इस्लाम ने वो हुकूक अता किए जिनका तसव्वुर आज की जदीद दुनिया भी करने से कासिर है। विरासत हो या मिल्कियत, तालीम हो या निकाह में मर्जी, इस्लाम ने हर जगह औरत को एक बावकार मकाम अता किया। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर सवाल यहाँ ये है कि क्या ज़मीन और जायदाद को बचाने के लिए आज भी बेटियों को उनके शरई हिस्से से महरूम नहीं किया जा रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या महज औरत कार्ड खेलने से मसाइल हल होंगे या हमें कुरान और सुन्नत के अमली निफाज की तरफ जाना होगा? इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमैरा तारिक साहिबा, जो सरबराह जमात इस्लामी शोबा ख़वातीन की हैं, और उनसे जानेंगे कि एक जो साले माशरे की तश्कील में औरत का असल किरदार और उसके लिए चैलेंजेस क्या हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सदाए रमज़ान। आज 8 मार्च है, क्या आप समझती हैं कि आलमी यौम ख़वातीन के नारे पाकिस्तानी औरत के असल मसाइल का हल पेश कर पाएंगे या पा रहे हैं? बहुत जज़ाकिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं 2 जुमले इस लिहाज से ज़रूर अदा करना चाहूँगी कि आज पूरे मशरिक़ वुस्ता में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और इसराइल में भी, ईरान में, हर जगह औरत ही परेशान है। ये हालिया जो जंगी सूरत हाल है, औरत माँ के रूप में, औरत बहन के रूप में, औरत बेटी और बीवी के रूप में बहुत बुरी तरह मजरूह है। और 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गज़ा की औरत इसी तरह परेशान हाल है। बात असल में हक की करें वो तो बहुत आगे की बात है। पहली बात तो ये है कि औरत को जीने का हक दिया जाए, औरत को इज्जत दी जाए। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि औरत माँ है तो उसका दर्द बहुत गहरा है। उसके बच्चों को कुछ तकलीफ पहुंचे तो वो अपनी तकलीफ से कई गुना बढ़कर उस तकलीफ को महसूस करती है। सवाले मुआशरे की तश्कील में दरअसल अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा किरदार ही औरत का है, लेकिन वो किरदार कब अदा करेगी? वो उस वक्त अदा कर पाएगी जब उसे उसका मकाम मिलेगा। देखिए, शरीयत के ऊपर एक हमारे यहाँ बड़ा ही गलत तासुर पाया जाता है, एक मिसकंसेप्शन है कि शरीयत औरत को कोई उस तरह से मजहबी कह ले, मतलब मजहब कार्ड लोग खेलते हैं और मजहब का नाम लेके समझते हैं कि औरत को दबाया जाएगा, जबकि सूरह आले इमरान की नंबर 195 के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि मर्द और औरत बराबर हैं। अल्लाह ताला किसी का अच्छा अमल जो है वो ज़ाया नहीं करेगा। और फिर औरत को विरासत का हक दिया, औरत को मलकियत का हक दिया, औरत को खुला का हक दिया, औरत की मर्जी के बगैर निकाह नहीं हो सकता। औरत माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत रखी, अगर बीवी है तो घर की मलका बना दिया, बहन है तो इज्जत करार दिया, बेटी है तो उसकी तरबियत के बदले जन्नत की बिशारत दे दी, और घर का पूरा अख्तियार औरत को दिया कि क्यों, ताकि वो बच्चों की एक आद के साथ तरबियत कर सके। हकीकत में 8 मार्च हो या कोई भी दिन हो, नारे औरत के हकूक नहीं दिलवाएंगे, और ना ही हकीकत यह है कि ना कानून साजी। कभी हम
जो हम वायलेंस, जो डोमेस्टिक वायलेंस, बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, अगर हम जो इस्लाम ने मकाम दिया है औरत को, अगर हम वही समझाने में कामयाब हो जाएं तो फिर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी हमें, इसी से जो खला है ये पूरा हो जाएगा। डॉक्टर साहिबा, इस्लाम में हम देखें तो बेटियों के साथ हुस्ने सलूक को जन्नत की बशारत करार दिया गया है, लेकिन समाजी तौर पर आज भी बेटी की पैदाइश पर माथे पर शिकन आ जाते हैं, लोग खुश नहीं होते उस तरह से जिस तरह बेटे की पैदाइश पर होते हैं, और अगर वालिदैन खुश हों तो लोग ये कह कह के उन्हें गमगीन कर देते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें बेटा दे और जो अल्लाह की मर्जी, इस तरह की बातें भी की जाती हैं। असल में इसके पीछे दो हमारे मुआशरे की बहुत बड़ी रीजंस हैं। एक तो बड़ी वजह यह है कि हमने कंसेप्ट बनाया हुआ है कि बेटा होगा तो कफील होगा, बुढ़ापे का सहारा होगा, बेटी होगी तो पराए घर में चली जाएगी और वो बुढ़ापे का सहारा नहीं होगी, एक वजह। और दूसरी वजह यह है कि हमारे यहाँ कुछ सिस्टम नहीं है। हम इस बात से परेशान होते हैं कि अगर बेटी मतलब शादी के बाद बेवा हो गई या उसको डाइवोर्स हो गई तो इसका क्या बनेगा, वो वापस पलटेगी तो क्या होगा, क्योंकि हमारे वहाँ दूसरे निकाह का तसव्वुर नहीं। स्टेट कोई बेवा की या तलाक याफ्ता की कोई उसकी स्कॉलरशिप, कोई उसकी मदद का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं। इसलिए वालिदैन आज भी बेटी के पैदा होने पर परेशान इन दो वजूहात की बुनियाद पर हैं। खैर, बड़े जो जागीरदार इस बात पर भी परेशान है कि बेटी जायदाद ले जाएगी। जागीरदारी सिस्टम में तो ये मसला है, हमारे पंजाब के अंदर भी देख लें, सिंध में भी देख लें, जहाँ जागीरदारी निजाम है वहाँ वो बेटियों को बिठा शादी नहीं करते। अगर फैमिली के अंदर कोई रिश्ता मिल गया मुनासिब तो कर देंगे, वरना वो पूरी जिंदगी बैठी रहेगी। क्योंकि अगर तो भतीजे या भांजे को जायदाद जा रही है तो ठीक है, लेकिन अगर खानदान से बाहर तो ब्याएंगे नहीं। अगर ब्याह देंगे तो सब ला लेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी देनी ना पड़े। ये मसाइल भी मौजूद है और बहुत बड़ी, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहूंगी कि दीनी मतलब दीनदार घरानों के अंदर भी मसाइल मौजूद हैं। बहुत सारे बिल्कुल डॉक्टर साहबा, विरासत में औरत का हिस्सा अल्लाह का तय करदा है, लेकिन दही और बाद शहरी इलाकों में भी इवन ज़बरदस्ती जो है वो महरूम कर दिया जाता है, उसकी विरासत से महरूम कर दिया जाता है और इन्हीं बेसिस पर ज़बरदस्ती शादी भी करवा दी जाती है या फिर शादी नहीं भी करवाई जाती है। तो इस सारी सूरत हाल में शरई गिरफ्त क्या है? इसका मसले का हल सबसे पहली बात ये है, कोई कानून बनाने, सिंपल कानून बनाने से मसला हल नहीं होगा। कानून बहुत जरूरी है, कानून बनने चाहिए और सबसे बड़ा कानून तो कुरान पाक की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। असल बात तो उस पर प्रैक्टिस की है। बिल्कुल, असल बात डॉक्टर साहिबा जो है वो प्रैक्टिस की है, अमल दरामद की है, वो करना चाहिए, उसकी हमारे माशरे को ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन ख़वातीन को जो उनके हैं वो मिलने चाहिए और वजूद ज़न से ही है तस्वीर कायनात में रंग। इसके साथ ही जनाब बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, देखते रहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो इफ्तार और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। इफ्तार पकवान को स्पॉन्सर किया है क़रशी जामे शीरी ने, जो कि आपका और मेरा हम सबका फेवरेट है। सेब्रोसो की बात करें तो सेब्रोसो के पकोड़े, समोसे, कचौरी, गोला कबाब फटाफट रेडी हो जाते हैं। और हमें स्पॉन्सर किया है किन्नौर ने, और किन्नौर के साथ हमें ताबून हासिल है डालडा का, क्योंकि हमारी माओं का भरोसा है डालडा और इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड भी डालडा ही है। अब मैं बुलाती हूँ जिसका आप सबको इंतजार है, शेफ अनम शेख को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं इस पर्पल जोड़े में। आज आपने मेरा फेवरेट कलर पर्पल पहना हुआ है और सामने मेरे फेवरेट चावल भी हैं। तो आज का दिन और आज की इफ्तारी मेरे लिए जबरदस्त प्रीमियम होने वाली है। आज मतलब कि फेवरेट हो गया। आज तो हर चीज पसंदीदा है। फेवरेट हाँ, मैंने आज और आने से पहले हम लोगों ने कहा कि सारे काम कर ले क्योंकि टाइम लगता है। तो पानी उबल रहा है। आज की हमारी रेसिपी है फायर क्रैकर्स चिकन। और फायर क्रैकर चिकन जो है वो बड़ा फायरी टाइप का है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है स्पाइस लेवल ज़्यादा है। जिन लोगों को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है उनके लिए तो दी बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है तो मैंने सोचा बड़ा ही माइल्ड खाना कर लिया हमने, तो आज थोड़ा सा स्पाइसी भी बना लेते। और ये प्योरली जो है वो चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल का फ्यूजन है। और इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए हम साथ में इसके साथ बनाएंगे गार्लिक फ्राइड राइस
आप इसके साथ चाहें तो एग फ्राइड राइस भी बना सकते हैं, ये टोटली आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो यहाँ पे हमने पानी को जो है वो रखा हुआ है उबलने के लिए। उबल चुका है, जी बिल्कुल। चावल इसमें ऐड कर और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे राइस और फ्लेम को कर देंगे वो बॉईल हो जाए। बिल्कुल। और सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे हम सॉल्ट। तो सॉल्ट चावलों में जो है हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच भर के ऐड करेंगे, और जो राइस है वो अपने आप ही जो है इसको बैलेंस कर लेते हैं नमक को। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं तकरीबन 1 kg के करीब इसमें राइस, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं बासमती राइस, और इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम उबलने देंगे अनटिल अनलेस हमारे राइस जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो पक ना जाए। तो इस राइस को निकाल लेते हैं, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है पानी एक्स्ट्रा है, तो इस पानी को इसमें से निकाल कवर कर दूं? जी, इसको कवर करते हैं। अब इसको जो है 10 मिनट में हमारे चावल बन जाएंगे। बिल्कुल, मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा हम इसको जरा अच्छे से मिक्स कर लें। हाँ, स्टर कर दें। हाँ, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब हम इनको इतना कुक करेंगे कि ये 80% जो है वो बॉईल हो जाए, बाकी 20% जो है जब हम इसको कुक करेंगे तब ये दम की आंच पे हार्डली कोई 5 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे, तो तब ये जो है आराम से कुक हो जाएंगे। अब बारी आ जाती है सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन की। तो चिकन की मैरिनेशन के लिए बाउल ले लेते हैं यहाँ पे। चिकन ऐड किया हमने, तो चिकन को हम ऐड करेंगे। मैरिनेट करेंगी तो उसको कुछ टाइम के लिए रखेंगे आप? नहीं, इस वाली रेसिपी में ज़रूरत नहीं होती। आप इसको अक्सर हमने देखा जब आप चिकन को मैरिनेट करते हैं तो आपको 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे रखना पड़ता है ताकि वो फ्लेवर डेवलप हो जाए। चाइनीज रेसिपी के अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली फ्राई करना है, तो उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है मैरिनेशन की, क्योंकि आप जब इसको कोट करेंगे तो राइट अवे हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप मुझे एक फेवर दें तो आप इसमें डालडा कुकिंग ऑयल डालें, जिसमें हम इसकी डीप फ्राइंग कर सकें, क्योंकि डालडा हम सबका फेवरेट है। बिल्कुल। जहाँ मामता वहाँ डालडा, ना बदला जमाना ना बदला डालडा। अब सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं स्पाइसेस। आप इसमें डालें ऑयल, तकरीबन आपने इसके अंदर इसको हाफ कर दें ताकि हम इसको डीप फ्राई कर सकें। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रश रेड चिली, उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी जो है रेड चिली पाउडर, क्योंकि ये फायरी है तो अब आप अपने हिसाब से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। अनम देखिएगा, ठीक है इतना और डालें थोड़ा सा, बस ठीक है, थैंक यू। अब आ जाएगा इसमें सबसे पहला इसका की इंग्रेडिएंट आएगा, इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जाएगा। इसमें कॉर्नफ्लावर तकरीबन हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून, अकॉर्डिंग टू जितनी आपकी रेसिपी उस हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे आप सिंपल फ्लावर जो होता है वो इसमें जाएगा, और नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका। आप चाहें तो इसके अंदर किनौर का जो चिकन पाउडर है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद एग। अगर आपको थोड़ा क्रिस्पियर साइड पे चाहिए तो आप सिर्फ एग वाइट भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर जो है वो होल एग ही यूज करेंगे। एग आप ऐड करेंगी? अभी देख लेते हैं, अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर एक और एग ऐड कर लेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 1 एग जो है 1 kg, हाँ 1 एग से काम हो जाएगा आराम से। अब इसकी करेंगे अच्छी तरीके से मिक्सिंग। तो ऑयल हमारा गर्म जी, ऑयल हो गया है हमारा गर्म, और अब करेंगे चिकन को फ्राई। अब इसको जो है आप एक एक पीस करके अगर डालेंगी तो ज़्यादा अच्छा सा जो है वो टेक्सचर आ सकेगा, और जो है वो लम्स नहीं बनेंगे आपके चिकन के। तो इस तरीके से हम एक एक पीस करके इसको ड्रॉप करते जाएंगे इसके अंदर। तो चावल अनम बॉईल हो चुके हैं? जी बिल्कुल। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। चावल को मैंने 70 to 80% बॉईल किया है, क्योंकि अभी जब हम इसको गार्लिक में डालेंगे उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपने ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि राइस आपके 70 to 80% ही रेडी हो। अच्छा अनम, ऐसा भी होता है काफ़ी लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि चावलों में कितना पानी ऐड करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चावल बहुत चिपके हुए कुछ लोगों के बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ जिनको आई थिंक स्टिकी राइस कहते हैं। स्टिकी राइस बेसिकली एक डिश है, और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो चावल ख़राब हो जाए ना तो हम कहते हैं चावल ख़राब हो गया, लेकिन इट्स अ स्टिकी डिश, आप कह सकते हैं स्टिकी राइस। नहीं, अच्छा, बेसिकली ये चीज़ नहीं है। स्टिकी राइस जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं मोटे चावल, जिनको कहा जाता है जापानीज़ राइस। जब आप उनको कुक करते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं, और ये उनकी एक रिवायती डिश है जिसको वो ऑन साइड सर्व करते हैं अपने ग्रेवी के साथ। तो ऐसा किया था कि जब चावल खराब हो गए तो ये पप्पा स्टिकी चावल राइस है, ये स्टिकी राइस वो है। आप उसको कवर किया था। बेसिकली हमारी उसको जुबान में जब हमारे चावल खराब हो जाते हैं, खास तौर पे बासमती चावल जब खराब हो जाते हैं, तो हम घर वालों को कहते हैं कि आज हमने आपके लिए स्टिकी राइस बनाए हैं। तो बस मैंने भी वही किया था, तो Good. नाज़रीन को बता दूं ये हो गया है किसी की चिकन। बातों पे नहीं आना। अच्छा,
ये ऐसा नहीं होता, वो चावल सही से बने नहीं होते। ये हो गया है जी हमारा चिकन का एक बैच जो है वो रेडी हो गया है, और हम इसको करेंगे डिश आउट, और साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा दूसरा बैच, और इस बैच को भी हम फ्राई करके उसके बाद हम जाएंगे सॉस की तरफ। और सॉस के साथ ही जब सॉस कुक हो रही होगी तो मीनवाइल जो है हम अपने राइस की जो है वो कुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें कुछ ऐड करना है? नहीं, अभी हम अभी इसके नहीं, बाद अंदर में कुछ भी नहीं। हाँ, जब हम क्या कहते हैं, पहले चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आएंगे अपनी सॉस की तरफ और गार्लिक राइस की तरफ। तो ये जो सेकंड बैच है इसको भी कर लेते हैं रेडी। अच्छा, आपने अगर देखा होगा कि हमारी कढ़ाई बड़ी है और अगर हम चाहते हैं तो हम पूरा चिकन एक साथ डाल सकते थे, लेकिन उसका एक रीज़न है कि एक तो हमें चिकन में थोड़ा सा क्रिस्प चाहिए, और जब आप बहुत ज़्यादा चिकन ऐड कर देते हैं उसमें क्या कहते हैं अपने खाने के अंदर या ऑयल के अंदर, तो एकदम क्या होता है कि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए आपको उस चीज़ को बैचेस के अंदर जो है वो पकाना चाहिए। अनम, वैसे कुकिंग में ना टेक्निक्स बहुत अहम होती है ना? बिल्कुल, एक ही टेक्निक होती है, लेकिन अगर डिफरेंट लोग बनाए ना तो टेस्ट डिफरेंट आता है। अच्छा देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो वैसे? देखिए जैसे कुछ लोग चाय बनाते हैं, वो इतनी मजे की चाय हाँ। बनती है, बट कुछ लोग उसी तरीके से चाय बनाते हैं बट वो टेस्ट नहीं आता। लेकिन एक ये बात हाथों का है कि टेस्ट है। हाथों का टेस्ट का भी बहुत मैटर करता है। चिकन हमारा रेडी हो चुका है तकरीबन जी, इसको हम तकरीबन। प्लेट में उतारेंगे अब। बस अब हम इसको और 5 मिनट तक जो है वो प्लेट में उतारेंगे, और प्लेट में उतारने के बाद जो है हम बारी आ जाएगी सॉस की। पहले सॉस रेडी करेंगे, उसके बाद हम गार्लिक राइस को रेडी करेंगे, और फिर उसकी लास्टली हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, तब तक हम ब्रेक ले लेते हैं। आप देखते रहिए इफ्तार पकवान। ब्रेक के बाद इफ्तार पकवान में मैं और अनम शेख आपको वेलकम कहते हैं। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसे प्लेट में उतारेंगे, और अगला स्टेप हमारा ये है कि हम लोग चावल बनाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले स्टेप है हम पहले सॉस रेडी करेंगे, और उसके बाद फिर हम आएंगे राइस की तरफ। और इसकी असेंबलिंग हम तभी करेंगे जब हमारे राइस रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हम अगर सॉस के अंदर पहले ही चिकन को डाल के रख देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल सॉगी हो जाएगा सॉस में। तो ये थोड़ी सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ख्याल रखना है, बिल्कुल। और ये अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि बहुत ही सॉसी चिकन होगा, ये इस तरह से होगा, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये बिल्कुल इसके साथ मसाला बिल्कुल चिपका चिपका सा होगा, उसी तरीके से ये होगा। तो आप चाहें तो इसको खाली भी इंजॉय कर सकते हैं, और आप चाहें इसको तो आप चाहें तो किन्नौर के केचप के साथ भी खा सकते बिल्कुल हैं। एग्जैक्टली। और ये हम रख लेते हैं साइड पे बड़े ध्यान से, और अब आ जाते हैं, ये आ गया हमारा पैन, इसको कर लेते हैं गरम। और आप मुझे अगर ऑयल दे दें, डालडा? सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा बटर? सा बटर। तकरीबन हम इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब जो है बटर का ऐड करेंगे, और आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ही जो है डालडा कुकिंग ऑयल का ऐड कर दें। बस ठीक है, थैंक यू। अब हम इसको अच्छी तरीके से थोड़ी देर मिक्स कुक करेंगे। होने देंगे, ताकि जो है बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट डालकर अब हम इसको कुक करेंगे अच्छी तरीके से, कि ये गार्लिक पेस्ट इसके अंदर अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जब पेस्ट इसके अंदर कुक हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रिमेनिंग चीज़ें। सॉसेज इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉसेज में इसके अंदर हम डालेंगे सिराचा है, इसमें थोड़ी सी जो है वो बफलो सॉस आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, थोड़ी टबैस्को जाएगी इसके अंदर, थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस, क्योंकि ये फायरी है तो इसमें सारी जो सॉसेज हम ऐड करेंगे वो तकरीबन उसमें भी स्पाइसी है। और उस सब के स्पाइसेस को बैलेंस करेगी इसमें ब्राउन शुगर, और ब्राउन शुगर के बगैर आपने ये रेसिपी को बिल्कुल भी नहीं रेडी करना, ये मस्ट है। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिराचा, और इसको जो है थोड़ा सा कुक कर लेंगे, ताकि जो है गार्लिक जो अपना शोर डाल रहा है उसका शोर थोड़ा फायर शुरू हो चुकी है। हाँ, फायर शुरू हो गया। और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी टबैस्को सॉस, साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा विनेगर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे काइन पाउडर। अच्छा, ये पाउडर जो है ना, आपको अगर जो रेसिपी में लिखा हुआ है वो डालना मस्ट है, आपने अपने हिसाब से अप एंड डाउन नहीं करना। ये जो चीज़ें हैं फिर आपको टिपिकल आपको रेस्टोरेंट वाला जो है वो फ्लेवर नहीं मिलता। आपको कोई चीज़ मिस नहीं करनी, बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। इसमें आप जाएगी अगर थोड़ी आप सी अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर चाहते हैं तो। जी, फ्रेश रेड चिली जाएगी। अब इसके अंदर जाएगी जो सॉसेस हमने इसके अंदर ऐड करनी है वो जाएंगी, और सॉसेस के लिए यहाँ से 1 स्पून ले लेते हैं। फ्लेम को कर देंगे थोड़ी देर बंद। इसमें जाएगी सोया सॉस, इसमें जाएगी थोड़ी सी हॉट सॉस,
उसके बाद इसमें जाएगी वूस्टरशायर सॉस। ठीक है जी। अब ये तो चली गई इसमें सॉसेस। अब बारी आ जाती है, इसमें जाएगी ब्राउन शुगर। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर भर कर ऐड करेंगे ब्राउन शुगर का। अब आपने अगर एक चीज़ देखी हो तो मैंने अभी तक इसके अंदर नमक नहीं डाला। नमक नहीं डाला क्योंकि हमारी हर सॉस में बहुत ज़्यादा नमक है, तो हमें इसलिए नमक डालने की बिल्कुल भी जो है ज़रूरत नहीं है। अब इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स। तो अब कर लेंगे फ्लेम को। चिली गार्लिक सॉस इसमें ऐड करेंगे और हम इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब जो है वो चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। आप चाहें तो किनौर की केचप भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्यूजन करना, और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो फिर आप उसके साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं, केचप के साथ भी। लेकिन मुझे लगता है कुछ जो डिशेस होती है उसमें ना स्पाइस अच्छा लगता है। अगर वो स्पाइस ना हो तो वो अच्छी नहीं लगती टेस्ट में। और जगह को क्लीन और ये करने डिश के साथ उनमें से एक है जी। और देख लेते हैं इसको। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ग्लेज के लिए हम ब्राउन शुगर इसमें और ऐड करेंगे। और वो क्या करेगा, वो इसका मीठा भी जो है बड़ा अच्छा सा जो है वो बैलेंस कर देगा, क्योंकि हमारी सारी जो सॉसेस थी वो बड़ी स्पाइसी थी। अब इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि हमारी सॉस हो गई रेडी। और चिकन को हम लास्ट में करेंगे। तो अब बारी आ जाती है इस तरफ राइस की। 80 साल से भी ज्यादा माओं का डालडा पर बेहद भरोसा डालडा को बनाता है एक कामयाब ब्रांड। तो राइस के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे बटर। इसमें जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भरकर बटर के, क्योंकि बटर के बगैर जो है ये गार्लिक राइस जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। आप इसमें थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं। और मीनवाइल जो है क्योंकि ना बदले ज़माना और ना ही बदला डालडा। बिल्कुल। और यहाँ पे कर लेते हैं जब तक हमारा वो मेल्ट होता है बटर, उसके साथ हम यहाँ पे थोड़ी सी कर लेते हैं कटिंग। तो कटिंग के लिए हम अनियंस का जो है ग्रीन पार्ट, और पहले ग्रीन पार्ट ऐड करेंगे। नहीं, इसको हम ऐड करेंगे अपनी रेसिपी में। सबसे पहले ऐड करेंगे हम ग्रीन पार्ट और लास्ट में हम ऐड करेंगे जो हमारा है डार्क ग्रीन पार्ट। पहले लाइट ग्रीन पार्ट जाएगा, वो अच्छी तरीके से सौते होगा, और उसके बाद इसमें नेक्स्ट जाएगा। तो बटर हमारा आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ ही अब हम ऐड कर देंगे ये गार्लिक पेस्ट। ये गार्लिक पेस्ट जाएगी इसके अंदर। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं, उसका बहुत अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आएगा। गार्लिक जैसे ही लाइट थोड़ा सा सौते हो रहा है तो इसकी थोड़ी सी फ्लेम को करेंगे तेज़, और साथ ही जो मैंने इसके अंदर अनियंस कट करके रखे हैं हम वो अनियंस भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि वो भी साथ में ही कैरमलाइज्ड हो जाए। वाह। और वो इसके साथ जैसे ही कैरमलाइज्ड हो जाएंगे तो फिर हम फर्दर रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। अब हमने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तो ही हम इसके अंदर जो है वो राइस को ऐड करेंगे। और मीनवाइल मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा इसके अंदर, और राइस में भी क्योंकि हमने सॉल्ट ऐड किया था। और हम इसके अंदर किनौर का चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे किनौर का चिकन पाउडर। इसके बगैर जो फ्लेवर को इनहेंस कर देगा, फ्लेवर बढ़ जाएगा और आपको मजीद मज़ेदार लगेगा। और इसके अलावा जो है आप अपनी गार्लिक राइस को समझे कि वो इनकम्प्लीट है अगर आपके पास जो है वो चिकन पाउडर नहीं है। तो अब यहाँ से उठा लेते हैं राइस को, और साथ ही कर लेते हैं फ्लेम को ऑन, और साथ ही इसमें राइस ऐड करना शुरू कर देते हैं। ये चले गए हैं इसमें राइस, और अब करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग इसकी। और मिक्सिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ में लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन अनियंस का डार्क ग्रीन पार्ट। ठीक है जी। तो ये राइस की हो गई है मिक्सिंग। अब आप इसकी लिड को थोड़ी देर कवर कर दे। तो अब हम आ जाते हैं वापस अपने। इनको दम नहीं देंगे? इनको दम दे दिया ना मैंने, दम वाली आंच कर दी है नीचे ना, बिल्कुल ही। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो सॉस को थोड़ा सा कह ले कि आप बॉइलिंग उसमें ज़रा ले आएँ इसको। जैसे ही बॉइलिंग फॉर्म में आएगी हम इसको जो है अपने प्लेटर में निकालेंगे। और थोड़े से हम इसके लिए अपने राइस के लिए ग्रीन अनियंस को कट कर लेते हैं गार्निश करने के लिए। और इसके बगैर भी आप समझे कि आप मतलब ग्रीन अनियन के बगैर आपकी गार्लिक राइस जो है वो इनकम्प्लीट है। एक तो ये बड़ा अच्छा कलर भी ऐड कर देते हैं,
और इनका फ्लेवर जो है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो अब ये ऐड कर लेते हैं, हमारे जो चिकन है वो जाएगा सॉस में, और ये चला गया हमारा चिकन सॉस में। और अब हम इसको सिर्फ बहुत एक yummy लग दफ़ा रहा है। ही स्टर करेंगे इस तरीके से, और सिर्फ 1 आध मिनट के लिए इसको हम सिमर करेंगे, मतलब कि इसको थोड़ा सा कुक करेंगे सिर्फ अपने खाने में, सॉस में, और इसको फिर हम डिश ताकि आउट चिकन करें। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सॉस में और बिल्कुल, क्योंकि taste अब आ हमारा जाए। चिकन जो है वो 100% कुक है। थोड़े से सेसमी सीड्स इस तरह से इसके ऊपर करेंगे, थोड़े से चाहें तो आप इसके अंदर जो है ये ग्रीन अनियंस डाल दें, इसका भी बड़ा अच्छा सा जो है, एक तो कलर भी बड़ा अच्छा ऐड हो जाता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ये हो गया है हमारा अच्छे तरीके से हम रेडी। करेंगे प्लेटिंग। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग, और इसको करते हैं फ्लेम को बंद, और यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद जो है प्लेटर, और इस तरीके से आप रेड एंड वाइट का वैसे ही बड़ा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन लगता है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली राइस के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं, और अकेला अगर आपका दिल कर रहा है, आप राइस नहीं खाना चाहते वैसे तो भी आप खा सकते हैं। उसके साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फायरी चिकन जो है वो हो गया है रेडी, जिसको हमने सर्व किया है और देखने में बहुत फायरी लग रहा है। गार्लिक फ्राइड राइस के साथ। और अब कर लेते हैं ज़रा प्लेट को अच्छी तरीके से नीट एंड साफ। क्लीन, क्योंकि देखें जी, पहले चीज़ हमेशा आंखों से देखी जाती है और उसके बाद आप उसको खाते हैं, तो अच्छी तरीके से आपकी प्लेट जो है साफ वो होनी नीट चाहिए। एंड क्लीन होनी चाहिए। और इस तरीके से इसको करेंगे क्लीन, और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़े से ग्रीन अनियंस, और उसके ऊपर जाएंगे सेसमी सीड्स। मतलब कि सेसमी सीड इस रेसिपी की जान सी है, आप कह लें। तो ये डिश हो गई है हमारी तैयार, लेकिन अब भी इसके साथ आएंगे राइस, क्योंकि राइस के बगैर जो है ये रेसिपी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ से राइस ये हमारे रेडी हो यूज़ चुके कर हैं। लेते हैं, और अच्छा सा दम आ गया है उसके ऊपर। और अब हम इसको जो है करेंगे डिश आउट, और ये आ गए हमारे राइस। और राइस को आप इंजॉय कर सकते हैं, आप अदर रेसिपीज़ के साथ भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसके साथ जो है एग फ्राइड राइस भी रेडी कर सकते हैं। तो अगर ये- आप इसमें भी एग डाल दें तो ये बहुत अच्छा एक टेस्ट देगा। और अच्छा, आप ऐसे भी खा सकते हैं। गार्लिक फ्राइड राइस के अंदर आप एग नहीं ऐड कर सकते, लेकिन एग फ्राइड राइस आप ज़रूर अलहदा से बना सकते हैं, तो उसका बहुत अच्छा सा जो है इस फायरी चिकन के साथ उसका फ्लेवर आएगा। तो ये हो गए हैं जी हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ रेडी, जो कि हमने बनाए थे जी फायरी चिकन के साथ बनाए थे एग फ्राइड राइस। तो आज की दोनों रेसिपी हैं रेडी। ओवर टू यू जन। बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़े की लग रही हैं, बहुत फायरी लग रही हैं, आपको भी लग रही होंगी। तो यकीनन अपने घरों में ट्राई कीजिएगा और यकीनन आपको पसंद भी आएगी हमेशा की तरह। तो मुझे जन्नत जमशेद और शेफ़ अनम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल ने अब आम पाकिस्तानी की जेब और सफ़र पर असर डालना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान खलीजी ममालिक के लिए 90 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कराची से इस्लामाबाद तक एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का आलम है। वो लोग जो रोज़गार के लिए जा रहे थे या वो जो उम्रे की सादत के लिए निकले, सब ही बेयकीनी का शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही है, और सूरत हाल ये है कि मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स पर ठिकाना मैसर नहीं है और एयरलाइंस के पास कोई वाज़े जवाब नहीं है। और इस वक्त ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, क्या फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल हो रहा है या मज़ीद बंदिश का ख़तरा है, ये तमाम तर तफसीलात लेंगे हमारे रिपोर्टर से। कराची से हमें ज्वाइन किया इरशाद संजरानी ने, और इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे नईम जंजुआ। कराची का पहले रुख करते हैं। बताइएगा इरशाद, यहाँ एयरपोर्ट्स पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, मुसाफिरों का कितना रश है और एयरलाइंस क्या जवाब पेश कर रही हैं? बिल्कुल, जो आपने स्टार्टिंग की कि मशरिक़ वस्ता की जो इस वक्त सूरत हाल है, ये जंग जो है सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका को हिट नहीं कर रही, बल्कि मिडल ईस्ट के तमाम मुल्कों के साथ साथ पाकिस्तान को भी हिट कर रही है। और फिर जो मुसाफिर हो उनको अभी मज़ीद आगे आइंदा आने वाले दिनों में हिट करेगी। आज भी जैसे आज सिर्फ आज के दिन में 110 जो परवाज़ें सिर्फ मशरिक़ वस्ता की, यानी कि जो दुबई, शारजा, अबू धाबी और मुख्तलिफ एयरलाइंस की, जिसमें PIA, एमिरेट्स एयरलाइन,
फ्लाई दुबई और दीगर की जो है मनसूख हुई है। उसकी वजह यही है कि स्टिल ईरान की जो फ़ज़ाई हदूद बंद है, फिर कतर की फ़ज़ाई हदूद बंद है, फिर यूएई और कुवैत, वहाँ जो है इन 9 दिनों के दौरान सिर्फ पाकिस्तान से जाने वाली जो मजमूई तौर पर 1024 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। और साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि हमने देखा फ्यूल प्राइसेस बढ़ी थी, तो फिर JP1 फ्यूल यानी कि जो कमर्शियल तैयारों के लिए यूज़ होता है जेट 1 फ्यूल, उसकी कीमत जो है 184 रुपये बढ़ी है, 154 रुपये बढ़कर अब इसकी जो है 342 रुपये हो गई है। तो एयरलाइंस के जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 5 से 10 हज़ार रुपये डोमेस्टिक परवाज़ों पर यह कीमत बढ़ने जा रही है आइंदा आने वाले दिनों में। एक जो तरफा जो है, दूसरा इंटरनेशनल परवाज़ों पे इसका अलग बोझ लगने जा रहा है। यानी कि ये इस तरह जो जंग है सिर्फ ईरान इसराइल को हिट नहीं करी, पूरी दुनिया को इस वक्त हिट कर रही है। साथ साथ जो जनरल एविएशन के जो तैयारे यानी कि जो मुस्तकबिल के जो पायलट जिन्होंने बनना है, उनके जो छोटे तैयारे हैं, इनके सेस्ना हो गया या फिर दूसरे जो छोटे तरबियती तैयारे हैं, उनके लिए जो एविएशन गैसोलिन जो फ्यूल यूज़ होता है उसकी प्राइस जो है 85 से 100 रुपये फ़ी लीटर बढ़ी है और ये अब जो है 670 रुपये से तजावज़ कर गई है फ़ी लीटर। और जो इमरान असलम खान एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर एसोसिएशन के बानी भी, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये हिट कर रही है और आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये फ्यूल की सप्लाई जारी ना रही तो फिर ये जो जितनी भी एयर एम्बुलेंस सर्विस है, जैसे ईदी के पास है या फिर स्काईविंग एविएशन एक निजी कंपनी उसके पास एयर एम्बुलेंस सर्विस है, वो बंद होकर रह जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर कोयटा में कोई या फिर सक्खर में कोई किसी को जल्द जो कराची शिफ्ट करना है वो नहीं हो पाएगा। साथ साथ जो पायलट बनने वाले हैं उनकी जो कॉस्ट है वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ होती थी, अब वो 1 करोड़ 20 लाख से भी तजावुज़ कर जाएगी। तो ये जंग जो है किसी के भी मफाद में नहीं है। पाकिस्तान में कमर्शियल परवाजें जो मनसूख हो रही हैं, साथ साथ इसी तरह अगर हम बात करें मशरिक़ वस्ता से जो दुबई, कुवैत और दीगर जो एयरपोर्ट्स बंद है, इन मशरिक़ वस्ता के जो 7 एयरपोर्ट से जो इन 9 दिनों में तकरीबन जो है 30,000 से ज़ायद जो है परवाजें मनसूख हो गई हैं। जो हमने एक जो इसकी एवरेज निकाली थी 2-3 दिन पहले, तकरीबन 2 खरब रुपए का अब तक जो है इन एयरलाइंस और इनका जो बिजनेस को जो उनको नुकसान हुआ है। तो इस वक्त जो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इरशाद मजीद आपसे तफसीलात भी लेंगे। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, नईम जंजुआ हमारे साथ मौजूद है। नईम बताइएगा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क्या सूरत हाल है, कितनी परवाजें हैं जो कि रीशेड्यूल हुई हैं, कितनी मअतल हुई हैं और कितनी मुकम्मल तौर पर जो हैं वो मनसूख कर दी गई हैं और मुसाफिरों की क्या मुश्किलात? जी बिल्कुल, जब से ये जंग की सूरत हाल शुरू हुई है, सिविल एविएशन जो हुकाम है हमारी, आज उनसे बात हुई थी, वो कहते हैं तकरीबन 176 जो परवाजें हैं मुल्की गैर मुल्की वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वो मुतासिर हुई हैं। लेकिन अजीब सी बात है, वो ये कहते थे कि जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो अभी जारी है। कुछ पहले दिन जो हैं वो परवाजें बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी और तकरीबन 27 के करीब जो है वो तैयारे भी पाकिस्तान में रुके थे। लेकिन अभी जो है वो कुछ दिन पहले एक कतर का तैयारा था वो भी यहाँ से चला गया और अब बिल्कुल जो है वो मामलात कंट्रोल में है। ये हैरत की बात है। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि चूँकि मामलात जंग के थे तो कुछ तैयारे ऐसे भी थे जो हमारी एयर स्पेस में दाखिल हुए, कुछ को हमने जो है वो रास्ता दिया यहाँ से और उनके ममालिक में जो है वो जाने के लिए रास्ता दिया, और कुछ को जो है वो यहाँ पे लैंड भी करवाया गया और फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा उनको वापस से भेजा गया। लेकिन मजमूई तौर पर बताया ये जा रहा है कि 176 परवाजें इस्लामाबाद से जो हैं वो मनसूख हुई हैं, जिसमें जो मशरिक़ वस्ता की फ़्लाइट्स थी, इसी तरह जो उम्रे के ज़ायरीन थे वो भी कुछ यहाँ पे फंसे हैं और कुछ वहाँ से जो लोग आने थे वो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। तकरीबन बताया जा रहा है इस सारे जो ऑपरेशन जो मुतासिर हुए हैं इसमें 2 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मिडल ईस्ट में फंसे हुए हैं। उनको फ़्लाइट्स जो हैं वो नहीं मिल रही, कुछ को मिल जाती हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ से गाय बगाए वहाँ से फ्लाइट्स आ रही हैं, उसके थ्रू एक दो फ्लाइट्स जो हैं वो इस्लामाबाद में आ जाती हैं, तो वो लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँच पाते हैं। लेकिन जो रियाज में है, ख़ास तौर पर जो उम्रा ज़ायरीन गए हुए हैं जो या जद्दा में है, वो फ्लाइट जो है मुतासिर होती हैं, तो वो अभी तक वहाँ पे पाकिस्तानी फंसे हैं। इसी तरह दीगर जो यानी कि इस हद तक मुसाफिरों को दुश्वारी है। शायद आपकी जानिब आऊँगी, कुछ ये भी कंप्लेंट्स देखने में आ रही थी कि एयरलाइंस वाले टिकट जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, परवाज़ का कुछ पता नहीं है कि जहाज़ जाएगा नहीं जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसी भी सूरत हाल के हवाले से बताएगा। और एयरलाइंस ने मुसाफिरों को टिकट रिफंड करने या मुतबादिल परवाजें देने की कोई पॉलिसी अपनाई है? देखिए बिल्कुल, ये सिविलेशन के रूल्स होते हैं। जब भी कोई परवाज़ मनसूख होगी, ये इंटरनेशनल सिविलेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं, तो वो अगर ताख़ीर होती है तो वो तमाम तर जितनी भी जिम्मेदारी अगर मनसूख भी होती है
तो जी। अगर वो जैसे इस्लामाबाद से के मुसाफिर है यहाँ पे, अगर कराची से इस्लामाबाद जारी फ्लाइट और अचानक मनसूख हो गया तो जिम्मेदारी पूरी सिविल एविएशन के जो रूल्स के मुताबिक एयरलाइंस की होगी, तो वो उनको खाना भी फराम करेंगे, होटल भी क़याम और तमाम जो है वो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है। जैसे कल हम देख रहे थे कि सुबह सवेरे जैसे ड्रोन अटैक हुआ दुबई एयरपोर्ट पर, एक रिलीफ फ्लाइट जा रही थी मुख्तलिफ एयरलाइंस की, अचानक वो फिर बंद कर दिया। तो ये सूरत हाल है, किसी भी वक्त अगर ड्रोन अटैक होता है या फिर मिसाइल अटैक, तो जाहिर है जो परवाजें अगर पाकिस्तान से भी जारी होती है तो उनको रीरूट किया जाता बिल्कुल है या बिल्कुल, फिर ये वापस बुलाया जाता है। रूल्स हैं उसके मुताबिक फैसिलिटेट किया जाता है। बहुत शुक्रिया नईम जंजुआ, इस्लामाबाद से मैं अपडेट कर रहे थे। कराची से इरशाद संजरानी हमें सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे, और बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं जो कि कैंसिल भी हुई हैं, मअतल भी हुई हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो हम सब देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जनाब जल्द इनमें कोई बेहतरी आए, क्योंकि जो सफ़र करने वाले लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल करना, उन्हें बहुत सारी मुश्किलात, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, अंग्रेज़ी वाला भी, और डिपार्चर हो या अराइवल हो, दोनों ही जो है वो परेशानी का शिकार है। आगे बढ़ते हैं। रमज़ान का महीना और आवाम पहले ही हम देख रहे हैं कि महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, लेकिन अब एक नई मुश्किल ने सर उठा लिया है। हुकूमत ने अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा किया है। कमर्शियल तैयारों के जेट फ्यूल की कीमतों में बड़ा इजाफा होने का असर हवाई किरायों पर पड़ेगा। दूसरी तरफ रेलवे ने भी अपने किरायों में इजाफा करके गरीब की सवारी पर ज़रब लगा दी है। और सिर्फ यही नहीं है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों बिलखुसूस लाहौर में गैस गायब हो चुकी है। RLNG की सप्लाई में रिकॉर्ड 600 मिलियन क्यूबिक फीट की कमी आई है, और जैसे घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। और क्या ये ईरान अमेरिका कशीदगी का नतीजा है या हमारी अपनी बदइंतज़ामी है? इन तमाम पहलुओं पर तजिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान की गैस की ज़रूरियात के हवाले से बताइएगा कि ज़रूरत कितनी है और दस्तयाब कितनी है और दरामद कितनी की जाती है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक हमें कंटेक्स्ट ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि हम एक वार लाइक सिचुएशन में हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो एनर्जी सप्लाई का सिस्टम है सारे का सारा वो बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, या उसकी परसेप्शन जो है ना वो हमने ऐसी ले ली है कि जनाब ये हम अफेक्ट होने जा रहे हैं। अच्छा, उसका थोड़ा इफेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं है जितना हमने उस पर जैसे ऑयल की प्राइसेस बढ़ा के ओवर रिएक्शन कर लिया है। इसी तरीके से गैस के हवाले से भी मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोड शेडिंग आप फरमा रहे हैं कि जी अनअनाउंस्ड गैस की लोड शेडिंग है, वो भी किसी हद तक एक मेरा ये ख्याल है कि कोई इल प्लान्ड सही अरेंजमेंट है। उसकी वजह क्या है कि रमज़ान के अंदर वैसे भी गैस की कंजम्पशन सिर्फ रेडिकल हो जाती है, सुबह और शाम हो जाती है 2 ही दफ़ा, और अदरवाइज भी बाकी भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स और ये वो काफ़ी उनकी कंजम्पशन कम हो जाती है। सो मतलब इसको करने की ज़रूरत है नहीं थी। उसकी वजह यह है कि ऑयल का ये गैस की प्राइसेस ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों से इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि कंजम्पशन वैसे ही गैस की बहुत कम हो गई है, इवन इलेक्ट्रिसिटी की भी कम हो गई है। सो ये एक ओवर रिएक्शन है। वजह क्या है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए नहीं कह सकता कि हमारा कोई भी स्टेटिस्टिक्स या जो नंबर है वो कोई भी रिलायबल डाटा नहीं है कि जिस भी सोर्स से आप पता करेंगे आपको एक डिफरेंट नंबर मिलेगा। सो ये जिसको कहते हैं ना गेस्टिमेशन के बेसिस पे ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। बट जनरली जो मैंने अर्ज किया है कि क्योंकि कंजम्पशन वैसे ही गैस की कम हो गई है, और 2 दिन पहले तक गैस का सिस्टम जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके अंदर जो लाइन पैक है वो 5 BCF के क्लोज जो है ना लाइन पैक ऑलरेडी गैस है हमारी सिस्टम्स के अंदर वैसे ही पड़ी हुई है। फर्दर हमारे लोकल गैस के आपको पता है ऑयल फील्ड है, गैस फील्ड हैं जहाँ पे गैस प्रोड्यूस होती है, और वो गैस भी सिस्टम के अंदर आती रहती है। सो मुझे नहीं पता कि ये ओवर रिएक्शन क्यों हो रहा है। ये वही बात है, ऑयल की प्राइस में ओवर रिएक्शन किया गया है। मेरा ख्याल है कि हाँ केयरफुल जरूर रहने की जरूरत है, लेकिन पब्लिक को इन्फॉर्म करके पब्लिक को ऑन बोर्ड लेके कि भाई ये हालात है, आप बिल्कुल आवाम को भी किसी फैसले में शामिल किया जाए। ये नहीं होनी चाहिए कि कोई हुकूमती तर्जुमान किसी टीवी स्क्रीन पर बैठे और कहे कि अगर हम इससे ज्यादा भी बढ़ा लेते तो आपने क्या कर देना था, और ऐसा हुआ भी है। एक्चुअली आरिफ साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी वाकई पाकिस्तान की गैस सप्लाई चेन को बहुत बुरी तरह मुतासर कर सकती है आने वाले दिनों में? सर देखें, वो सिर्फ मुतासर करेगी जो आपकी कतर से LNG आती है उसको मुतासर कर सकती है, क्योंकि पहले ही दिनों में जो ही ये वार शुरू हुई है तो कतर से उन्होंने कहा जी हमारी LNG की
जो डिस्पैच है वो कम हो गई है। अच्छा, हम तो पहले वैसे ही बेग कर रहे थे इन कतर को कि जी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारे नंबर ऑफ कार्गोज जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे हैं उनसे कम कर दो। सो ये होगी, यस इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है कि हमारी वो उसको बर्दाश्त ना कर सकें। हमने ऐसा प्लान करके प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, आपने जीडीपी के इतना एडवर्स और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है कि इससे ज़्यादा नुकसान मेरा नहीं ख्याल कि छोटी मोटी डिसरप्शन से हमारी इकोनॉमी को होगा। लेकिन अब आरिफ साहब, ये जो सूरत हाल बनी हुई है अभी, तो यही कहा जा रहा था कि 25 से 28 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है, कोई इतनी फ़िक्र की बात नहीं है। अभी तो वो ज़ख़ीरा इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुआ था कि प्राइस बढ़ गई है तो ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? आपने नहीं देखें, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, और ये वही मैंने 2-3 दफा कहा है कि हमने ओवर रिएक्शन कर रहे हैं। बात यह है कि जिस बेसिस पे पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि $105 ऑयल की प्राइस होगी है और ये $150 तक जाएगी, दिस इज टोटली एक बेसलेस एस्टिमेशन है, ऐसी बात ही नहीं है। इवन आज भी जो ऑयल की प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो $90 के आगे पीछे है। तो बात ये है कि इतनी प्राइस बड़ी नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी चीज है, आपकी वार लाइक सिचुएशन है, मुल्क में जो गरीब कंज्यूमर्स हैं वो सारे के सारे गरीब हैं, जो पहले 2-4 साल पहले अमीर भी होते थे वो भी गरीब हो गए हैं। इतनी ज्यादा आपने महंगाई करवा दी है। और अब ये क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, आपने सिर्फ वो ऑयल की प्राइस अभी बढ़ी नहीं है, आपका जो ऑयल प्राइसिंग का एक साइकिल होता है 2 हफ्ते का, आपने उसको भी रिड्यूस करके विद इन 1 वीक आपने दोबारा जो है वो ऑयल की प्राइस बढ़ा दी। आपको बहुत जल्दी थी कि लोगों को जो रिप ऑफ करें, बेसिकली इसकी जरूरत नहीं थी। आपने खुद सही फरमाया कि 2 हफ्ते का स्टॉक जी। होता है, वो स्टॉक प्रीवियसली परचेज प्राइस पे है। इन द मीन वाइल आपके आ रही है, खबर आ रही है कि कल 2 कार्गो डिलीवर हो रहे हैं। अगर ऑयल के कार्गो डिलीवर हो जाते हैं और उनकी जो वेटेड एवरेज प्राइस आती है उसके बेसिस पे करते हैं तो फिर भी और कोई बात है। हर कार्गो के हिसाब से जो भी प्राइस उसकी होती है, उसकी डिलीवर्ड प्राइस, वो आप जी अपनी प्राइसिंग मिक्स डाल के करें तो फिर और बात है, जस्टिफाई भी होता है। बिल्कुल, वो लेकिन जस्टिफाइड हो सकता है। आरिफ साहब, आरएलएनजी जी की सप्लाई 800 से कम होकर सिर्फ 200 मिलियन क्यूबिक फीट रह गई है। ये जो 600 मिलियन का शॉर्टफॉल है, ये कैसे पैदा हुआ है और इसको कैसे फिल किया जा सकता है? सर देखिए, पहले तो ये है कि ये एक बड़ा अजीब से सवाल है। बात ये है कि ये शॉर्टफॉल है भी है या नहीं है, कम जरूर हुई है। वो हम खुद भी पिछले 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कम करें। अभी अगर डिले हुई है, कार्गो इसके डिले हुए हैं, तो मतलब मैं उसको शॉर्टफॉल को, क्या हमें वाकई जरूरत है कि उसको इमीडिएटली मीट करने की? मैं तो ये समझता हूँ कि अंडर द सर्कमस्टांसेस ये एक ब्लेसिंग है कि अपने लोकल गैस के फील्ड को ऑप्टिमाइज करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं, टेम्परेरी लेकिन सर वो इतनी जल्दी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती ना, उसमें भी एक लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग काम है। बहुत शुक्रिया, एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हम देख रहे हैं कि जो कीमतें बढ़ा दी गई हैं उसकी वजह से अवाम परेशानी का शिकार है। अब 2 नए कार्गो भी कल आ रहे हैं फ्यूल के, तो देखते हैं कि जनाब कीमतों पर क्या कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, क्योंकि अब 15 दिन से कम करके जनाब 7 दिन के बाद ये तय किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनका जायजा लिया जाएगा और इजाफे या कमी का ऐलान हुआ करेगा। या कमी का ऐलान हुआ करेगा। लेकिन सूरत हाल यही लगती है कि उज़ैर इजाफा ही होगा। यहाँ हुकूमत को बस मौका चाहिए था कि 7 समंदर पार भी कुछ होता है तो महंगाई यहाँ हो जाती है। मसला किसी का होता है, यहाँ महंगाई हो जाती है, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से मजीद महंगाई बढ़ जाती है। तो वो यस, हुकूमत को पॉलिसी पहले ही बनाने की ज़रूरत है। आप ये देखें कि अगर चले यहाँ पे परेशानी है तो दूसरी तरफ आप ये भी तो देखें कि कितनी जो फ्लाइट्स हैं दूसरे ममालिक की जो हमारी एयर स्पेस यूज कर रही हैं उसकी मद में भी हमें पैसे आ रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करना चाहे तो वहां से भी फैसिलिटेट कर सकती है। सोचने की बात है। इंडिया भी कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है और वहां पे कीमतें कम है हमारी निस्बत। क्यों? क्योंकि वहां वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब IMF वाला मामला, लेवी का आ जाए 105 रुपए जो बढ़ानी है, तो वो उस पर फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो फिर मुज़ाकरात ही होंगे। वी होप कि हुकूमत इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाए। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन, रमज़ान किस मुबारक महीने में हम अक्सर तली हुई चीज़ों और भारी भरकम खानों की तरफ भागते हैं, लेकिन कुदरत ने इसी मौसम में हमें एक ऐसा खूबसूरत तोहफा दिया है जो ना सिर्फ दस्तरखान की रौनक बढ़ाता है बल्कि हमारी शरियानों में दौड़ते खून को भी साफ रखता है। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉबेरी की। ये महज एक फल नहीं बल्कि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक ऐसा पावर हाउस है जो आज की मेडिकल साइंस को भी हैरान कर रहा है। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वज़न कम करने से लेकर शुगर कंट्रोल करने तक स्ट्रॉबेरी के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसे
सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं? क्या इफ्तार में इसका शेक बनाना बेहतर है या कुदरती हालत में खाना? इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर आमना अली। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्ट्रॉबेरी के न्यूट्रिएंट प्रोफाइल अगर हम देखें तो ऐसी क्या ख़ास बात है जो इसे दीगर फलों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देती है? जी बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी जो है वो एक बहुत ही अहम फल है और जिस तरह से आपने भी बहुत सारे उसके फायदे बताए हैं, दिल के लिए बहुत अच्छा है, शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है। तो अगर हम उसके न्यूट्रिएंट्स देखें कि ऐसी क्या चीज़ें जो हमें ये फायदे सारे स्ट्रॉबेरी से मिल रहे हैं, तो वेट लॉस के लिहाज से अगर बात करूँ तो इसके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत अच्छी होती है। आप देखें अक्सर रमज़ान में कॉन्स्टिपेशन का इशू या जितने भी मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि सलाद का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, फल हम उतनी क्वांटिटी में खा नहीं रहे होते, जिसकी वजह से जब फाइबर कम होती है तो फिर ये कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के इशूज़ होते हैं। तो स्ट्रॉबेरी फाइबर की बहुत अच्छी सोर्स है। इसके अलावा फाइबर जो है वो आपकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव करता है, तो ये इसलिए भी फ़ायदेमंद है। और जिस तरह आपने कहा एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके अंदर, एंथोसायनिन्स इसके अंदर होते हैं जो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, यानी आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और लो कैलोरीज हैं, तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। ज़बरदस्त। आमना, जदीद तहकीक कहती है कि स्ट्रॉबेरी दिल के दौरे के ख़तरे को भी कम करती है। ये हमारी खून की नालियों पर किस तरह से असर करती है? इसके अंदर जिस तरह से मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंथोसायनिन्स होते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन का अमल हो जाता है। अगर ये अमल आपके मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकता है, अगर दिल की शरियानों में या दिल में ऑक्सीडेशन का अमल होगा तो फिर दिल की बीमारियां होगी। तो इस ऑक्सीडेशन के अमल को रोकने के लिए हमें चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जिस तरह के एंथोसायनिन्स हैं, और वो मौजूद होते हैं आपकी स्ट्रॉबेरीज में। तो अगर आप स्ट्रॉबेरीज का रोजाना इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्वांटिटी उसकी आपने देखनी है कि कितना क्वांटिटी में आपने लेना है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। सो मॉडरेशन में इस्तेमाल करेंगे, दिल की शरियानों के लिए अच्छा है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी की मिकदार बहुत अच्छी होती है। अगेन विटामिन सी भी एक और एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको दिल की बीमारियों से बचाता है। और पानी की मिकदार इसमें बहुत अच्छी, 90% वाटर होता है, तो इसलिए हाइड्रेशन के लिए और खून को पतला रखने के लिए भी अच्छा है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर आमना, ब्लड प्रेशर के मरीज स्ट्रॉबेरी के ज़रिए अपनी अद्वियात की मिकदार कम कर सकते हैं? इसमें कोई सदाकत है और अगर है तो इसका क्या तरीक़ाकार है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। हम कोई एक स्टैंडर्ड नहीं सेट कर सकते कि इतनी स्ट्रॉबेरीज खाने से आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा। देखिए अगर एक इंसान है उसको ब्लड प्रेशर है तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि उसको कहीं शुगर तो नहीं है, क्योंकि जितने भी फल हैं उसके अंदर नेचुरल फ्रुक्टोज शुगर होती है। और जो स्ट्रॉबेरी है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, यानी वो आपकी ब्लड शुगर को बहुत तेजी से स्पाइक नहीं करता। तो शुगर के पेशेंट्स दिन में 6 से 8 स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है 90% तो इसके अंदर वाटर है। तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको ये बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। सही, गुड। अच्छा आमना, आमतौर पर समझा जाता है कि मीठे फल शुगर बढ़ा देते हैं, इसकी हमने बात भी की है कि फ्रुक्टोज उनके अंदर शामिल होता है। लेकिन एक और बड़ा मसला स्ट्रॉबेरी का ये है कि चूँकि ये ज़मीन के करीब तरीन होती है जब ये उगती है और फल नहीं है किसी दरख्त पे लगा हो, तो ये कि इसको फिर वॉश किस तरह से करना है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा इस तरह के पार्टिकल्स भी होते हैं और लोग इसको बस सिर्फ धो के समझते हैं कि जनाब ये साफ़ हो गई है, लेकिन वो उससे नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे जो वायरसेस आजकल हम देख रहे हैं, नए नए वायरसेस निकल रहे हैं और नई नई बीमारियां निकल रही हैं। उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है, हमारी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं खाने पीने के लिहाज से, जिस तरह फल और सब्जियों का इस्तेमाल है, कुकिंग प्रैक्टिसेस है, धोना प्रॉपर्ली बहुत जरूरी है। अब उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जिस तरह अक्सर आपने भी सुना होगा, सिरके वाले पानी में अगर आप कुछ देर उसको भिगो के कुछ और लोग फिर आप बेकिंग उसको सोडा भी धो के डाल इस्तेमाल करें। बेकिंग सोडा भी बिल्कुल। मैंने कहा ऐड कर देते हैं। हाँ। मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन अगर आप विनेगर डाल लेंगे तो उसका जरा ज्यादा अच्छा असर होता है। और आजकल आपको पता है केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स वगैरह चीजों का इस्तेमाल हो रहा होता है फल और सब्जियों में। ऑर्गेनिक चीजें तो काफी मैसर है, तो बेहतर है कि आप अपने एंड पे जो कर सकते हैं वो करें। सही। अच्छा डॉक्टर आमना, रमज़ान में हम देखते हैं अक्सर लोग ना वज़न बढ़ जाने की शिकायत कर रहे होते हैं, तो अब रमज़ान भी है, स्ट्रॉबेरी का मौसम भी है, तो इसमें जो मौजूद फ़ाइबर हैं वो कोई कम कैलोरीज करने में मदद करते हैं या वज़न कम करने में मदद करते हैं? अच्छा, जब जहाँ स्ट्रॉबेरीज की बात आती है वजन कम करने में, उसमें 2 चीजें आपने देखनी है। एक तो ये कि आप कितनी क्वांटिटी में स्ट्रॉबेरीज ले रहे हैं,
और दूसरा ले किस तरह से ले रहे हैं। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि लोग रमज़ान में मिल्क शेक्स बनाते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा या मुख्तलिफ शरबत बनाते हैं, उसके अंदर एक तो स्ट्रॉबेरीज भी बहुत ज़्यादा मिकदार में चली जाती हैं। मैंने जिस तरह से कहा 6 से 8 स्ट्रॉबेरीज एक दिन में अलाउड होती हैं एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को। लेकिन अगर आप 15-20 स्ट्रॉबेरीज भी डाल रहे हैं, उसके अंदर चीनी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, नमक भी बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा शुगर और सॉल्ट आप उसके अंदर डालेंगे, उसकी जो आपको ग़िज़ाइयत मिलनी है वो कम हो जाएगी। तो एक तो 6 से 8 स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करें, उसके अलावा नेचुरल चीज़ों के साथ इसको लें। जैसे आप दही के अंदर मिक्स करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के अंदर वैसे ही ब्लेंड करके आप इसको ले सकते हैं, या अपनी फ्रूट चाट में आप वैसे ही चीनी के बगैर उसको डाल के खा सकते हैं। तो अगर वजन कम करना है तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। जैसा मैंने कहा फाइबर इसके अंदर है और लो कैलोरीज है, लेकिन आप इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं वो मैटर करता है। अच्छा आमना, हमें ये भी बताएं कि इसकी ज़्यादा अफादियत किस चीज़ में है? अगर आप में से कुछ लोग मिल्क शेक की फॉर्म में ले रहे हैं, चीनी कम भी रख रहे हैं, वो बेहतर है, दूध के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेहतर है, या वैसे ही अगर इसका जूस पिया जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है? अच्छा, सबसे अगर मैं नंबर 1 पे आपको बताऊं कि इसका बेहतरीन तो यही है कि आप इसको जैसे एज इट इज़ ही इस्तेमाल करें, किसी चीज़ के साथ मिक्स करके आप इसको ना खाएं, क्योंकि उसके अपने इतने भरपूर न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट, सब कुछ आपको ग़िज़ाइयत मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको किसी चीज़ के साथ मिक्स करना ही चाहते हैं तो हेल्दी और नेचुरल चीज़ों के साथ करें। अक्सर मैंने वो देखा है, वो आपको मार्केट में चॉकलेट्स भी मिलती हैं, लिक्विड चॉकलेट्स, उसके अंदर भी डिप करके, आजकल रमजान है, रात को मीठे की क्रेविंग भी बहुत होती है, तो अक्सर डिजर्ट के तौर पे वो उसको, तो आप एक हेल्दी चीज को अनहेल्दी चीज के अंदर कन्वर्ट करें। ये आपने नहीं करना। जिस तरह मैंने कहा, नेचुरल चीजों के साथ आप ले सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं, पानी के अंदर मिक्स कर लें। लेकिन डॉक्टर आमना, ये कॉम्बिनेशन इतना कुछ अमेजिंग है, इतना डिलीशियस है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। टाइम बिल्कुल, हाँ, लेकिन वही है कि आप डेली बेसिस पे ना करें, वंस इन अ वीक, कभी कभी चीट डे और चीट मील तो चलता है, लेकिन अगर आप रूटीन में उसका इस्तेमाल करें तो आप ये ना सोचें कि फिर आपको स्ट्रॉबेरी के फायदे मिलेंगे। सही। अच्छा, कुछ नई रिपोर्ट्स के मुताबिक बेरीज का जो इस्तेमाल है वो ब्रेन सेल्स की जो स्वेलिंग होती है, सोजिश होती है, उसको कम करता है। तो क्या बढ़ती उम्र के अफराद के लिए ये स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए उन्हें, या फिर थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में खाना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज़ है उसको और किसी भी उम्र के हिस्से में कंट्रोल में ही खाना चाहिए। बेशक उम्र आप एजेड लोगों की बात करें या हम लोगों की बात करें, क्योंकि बीमारियां जो है वो एज देख के नहीं आपको आती, वो आप कितनी क्वांटिटी में किस तरह से चीज़ खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सेहत जो है। तो जिस तरह से आप कहा कि इसमें इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करता है, तो बिल्कुल इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं नेचुरली, कि ये इसके अंदर इतनी सलाहियत है स्ट्रॉबेरीज में कि ये नेचुरली इन्फ्लेमेशन को आपकी बॉडी में कम करेगा, चाहे वो किसी भी हिस्से में हो। बहुत सारे लोगों को स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा। अगर आप चाहते हैं ईद से पहले आपकी स्किन अच्छी हो जाए, ग्लो करे, तो स्ट्रॉबेरीज इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आमना, हमें लग रहा है कि आप शायद कहीं दावत इफ्तार पे हैं या आपने खुद होस्ट की हुई है। थैंक यू सो मच। और आप भी ये देख लें जी, ये आपका शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त भी दिया। हम देख रहे हैं कि आप कोई प्रिपरेशंस के बीच में कुछ ना छोड़कर जैसे हमें टाइम दे रही हैं, तो आपके वक्त का आप भी स्ट्रॉबेरीज एंजॉय करें। स्ट्रॉबेरीज हम भी इफ्तार में कोई बंदोबस्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल जनाब, बड़ा ज़बरदस्त हेल्दी फल है और अरसे के लिए आता है, और हम इसके खराब होने का अंदेशा बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी ये यूं लगता है कि खराब हो गया। तो उसमें भी आपने पहचान करनी है कि जो थोड़ा सा खराब हो गया उसको खाने से गुरेज करें। और बेस्ट फॉर्म जनाब इसकी यही है कि आप, अगर आपने जूस पीना है तो फिर इसका मिल्क शेक के अलावा आप इसका जूस पी लें, और खाना तो जनाब 7-8 हेल्दी वेज हैं, स्मूदीज बना के आप इसका वो इनटेक कर सकते हैं। फ्रूट चाट आजकल बहुत आपके चॉकलेट डिप वाले मामले में बैन लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, चीट डेज में हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली नहीं। अभी वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन, इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़े और ज़कात का नाम नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जहाँ हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और देखा जाए तो हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हल्का आपके घर के बाद आपके पड़ोसी का है। आज हम आलीशान घरों में तो रहते हैं, लेकिन हमें यही खबर नहीं होती कि हमारे बराबर वाली दीवार के पीछे कोई शख्स किसी तकलीफ में तो मुब्तला नहीं है।
बिल्कुल उज़ैर, बहुत दुरुस्त बात की है। और अब तो ऐसा सिस्टम आ गया कि किसी को परवाह ही नहीं है कि साथ रह कौन रहा है, ये तक भी आइडिया नहीं होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी के हुकूक की इतनी ताकीद की कि मुझे गुमान होने लगा कि शायद इसे विरासत में हिस्सेदार ना बना दिया जाए। तो रमज़ान के इस मुबारक महीने में हम इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे कि एक अच्छा पड़ोसी बनकर हम कैसे मुआशरे को जन्नत बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती हाफिज़ फ़िदाउर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वालिदैन के बाद पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है, इसकी इतनी ताकीद क्यों की गई, क्या वजह थी? और जिस तरह से हमने ज़िक्र भी किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से फरमाया, तो पड़ोसियों के हुकूक के हवाले से आज बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि ihसाना वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर खूबसूरत उन्वान के साथ आपने मुझे शरीक गुफ्तगू किया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह जो मैं कलिमात अदा करने जा रहा हूँ वो दिल से हों और दिल तक जाएँ। इस वक्त अलमिया है हमारे माशरे का कि ज़ाहिरी रख रखाव या रमज़ानुल मुक़द्दस में इबादत का कुछ ज़ौक़ नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों के हुकूक मुकर्रर किए हैं वो हम उस तरह से अदा नहीं कर रहे। मिन हैसुल उम्मा, मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल मुआशरा। कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह निसा में अल्लाह जल्ल वाला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन का हुस्न सलूक और वालिदैन के हुस्न सलूक के फ़ौरी बाद जो फरमाया वबिदिल क़ुरबा, करीबी रिश्तेदार हों, वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील। यहाँ मुफस्सरीन ने पड़ोसियों की 3 किस्में लिखी हैं। एक वो पड़ोसी है जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है, एक वो पड़ोसी है जो रिश्तेदार नहीं है लेकिन मुसलमान है, तीसरा वो पड़ोसी है जो पड़ोसी है और मुसलमान भी नहीं है, लेकिन इन तीनों के साथ हुस्न सलूक का कहा गया है। यहाँ तक कि 40 घरों तक जो दीवार यानी आप ये कह लें कि ताल्लुक़ मिलता है, वो करीबी पड़ोसी हैं। और जी बिल्कुल। फिर इसके साथ साथ जो कुरान करीम में तीसरी किस्म जो बयान की गई है, ये पहलू भी बड़ा ही काबिल गौर है। वस्साहिबि बिल जंबि, कि हम बैठे हैं आर्जी तौर पर, वेटिंग रूम में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, हॉस्पिटल में कहीं भी हैं, तो साथ वाला हुस्न सलूक का मुस्तहिक है, उसके साथ भी हमारा अच्छा सलूक होना चाहिए। कुरान करीम बुरहान रशीद हमें यह भी कहता है फ़आतिदल क़ुरबा हक़्क़हु, करीबियों का हक़ देना चाहिए। और वो करीबी रिश्तेदार हैं, उन करीबी रिश्तेदारों का कितना ज़्यादा हक़ है। जैसे आपने अपने दिबाचे में बात की कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम कितनी मरतबा आए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे महसूस होने लगा कि पड़ोसी वरासत में हक़दार ना ठहरा दिया जाए। लेकिन आज जिस दौरे नाजुक से हम गुज़र रहे हैं, तो करीब वाला वो ज़्यादा तंग होता है दूर वाले के निस्बत, और चपकलश, रंजश, वो जितनी क़राबत होती है उतनी ज़्यादा चपकलशें और वो रंजशें वो चल रही होती हैं। मुफ्ती साहब, अगर देखें कोई एक पड़ोसी है, वो ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश भी करता है, लेकिन अगर उसे किसी की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंच रही है, मतलब मकान साथ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो तंग हो रहा है, वो शिकायत करता है, तो वो बजाय कि उस शिकायत का ज़ाला किया जाए, मामला ख़राब हो जाते हैं, ताल्लुकात टूट जाते हैं और वो फिर हमसाए एक दूसरे को तसव्वुर नहीं करते बल्कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये कितना गलत? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि छोटी छोटी बात होती है, पार्किंग पे झगड़ा हो जाता है, ज़्यादातर कूड़ा फेंकने पे झगड़ा हो जाता है। कुरान करीम ने जो उसलूब हमें बताया है, यदरऊन बिल हसनति सय्यिआ, कि इदफा बिल्लती ही अहसन, ये भी बताया कि जो बुरा करता है उसका जवाब अच्छाई से दिया जाए। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी पे आकर ये, क्योंकि कहना तो आसान होता है ना, असल तो ये है कि आप आमलन उस मैदान में क्या किरदार अदा करते हैं। एक पड़ोसी बार बार वो अजियत दे रहा है, तो मैं ये समझता हूँ फिर कुरान करीम हमें ये भी इजाज़त देता है कि हम उसका कोई कानूनी चारा जोई हम करें, आवाज़ बुलंद करें। ये नहीं है कि एक आदमी मुसलसल वो और आप ज़्यादती बर्दाश्त करते जाएं। उस ज़्यादती का नुकसान ये हो कि मेरे घर पे उस ज़्यादती का असर पड़ रहा हो, मेरे बच्चों की तरबियत पे पड़ रहा हो, कोई और ऐसी चीज़ें हों,
तो वहाँ जो है ना मुझे कानून सही। का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ठीक। सही है। अच्छा मुफ्ती साहब, हम ये भी देखते हैं कि रमज़ान का महीना है तो बहुत सारी इफ्तारियाँ करवा रहे होंगे, एहतमाम कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ना खैर बांट सकें, लेकिन साथ जो बैठा पड़ोसी है उसके घर पता नहीं खाने पीने की वो नेमत पहुंच सकी है, नहीं पहुंच सकी है, उसने इफ्तार किया है या नहीं किया है, ये कितना ख़तरनाक। और कुछ लोग इस तरह हैं कि खाते हैं तो वो बाहर डस्टबिन में बहुत सारी चीज़ें फेंक देते हैं कि पता लगता है कि आज इनके घर ये खाया गया है। बिल्कुल ये कितना बाकायदा तकलीफ पता लग रहा होता है कि कौन से रेस्टोरेंट की कौन सी चीज़ कौन सी डिश मंगवाई गई है, और जो फलों के छिलके वगैरह हैं वो भी आगे बतीरे नज़र आ रहे होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो तो इस तरह से हैं कि अगर सालन बना रहे हो उस सालन में पानी कदरे ज़्यादा कर दो ताकि पड़ोसियों तक भी पहुंचाया जा सके। और अगर अनवा किस्म के खाने बन रहे हैं तो कोशिश की जाए कि वो खुशबू घर से बाहर ना जाए, उसको कंट्रोल करने की कोई ना कोई ऐसी कोशिश की जाए। ये ना हो कि वो खुशबू जा रही हो और यहाँ घर में मेहमान ज़्यादा हों, पड़ोसियों तक पहुँचाने की इस्तेताअत ना हो, तो ऐसे में ढांप के रखना चाहिए। बल्कि यहाँ तक कि अगर कुछ फल वगैरह आदमी दे नहीं सकता तो फल लाते वक्त उसको किसी थैली वगैरह में रख के यहाँ पे तो आजकल ऐसा है कि आपने अगर कोई लंगर बनाया या कोई खाना बनाया तकसीम करने की नीयत से, तो उसमें भी आप ये देख रहे होते हैं कि इसके साथ मेरी नहीं बनती, इसकी तरफ से मैंने देना और मैंने बाकी सब में तकसीम करना। यहाँ पे भी पिक एंड चूज़ हो रहा होता है। देखिए ये पिक एंड चूज़ की जो बात है ना वो ये है कि हमारी तरबियत उस तरह से नहीं है जो इस्लामी खतूत के मुताबिक होनी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन मुबीन लेकर आए वो किस कदर खूबसूरत दीन है कि मैंने जो आयत तय्यबा पढ़ी ना तो उसमें अगर पड़ोसी मुशरिक भी है तो तब भी उसका हक़ है। यहाँ तो आपके तवज्जो से ये अर्ज़ करूँगा कि जो मेरे स्कूल ऑफ थॉट का नहीं है ना, जो मेरे मकतबा फ़िक्र का नहीं है, तो वो पड़ोसियों के उस हुकूक से बाहर निकल गया। बल्कि मैं कोशिश ये करूँगा, ये मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, अल्लाह ऐसा वक्त ना लेकर आए, बल्कि हमारे करीब में ऐसे पड़ोसी हमारे रहे हैं कि जिनका मकतबा फ़िक्र हमसे जुदा था, लेकिन यकीन जानिए आज भी उनसे मेल मुलाकात जब होती है तो वो पड़ोसियों वाला वो जो हक जो था उसको निभाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। यानी आपका हमसाया गैर मुस्लिम है, कोई भी है, उसके हुकूक उतने ही हैं। जी बिल्कुल, उसके हुकूक हैं, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, अच्छा बर्ताव किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। और यकीनी तौर पर हम पड़ोसियों का उस तरह से ख्याल नहीं जो हमारे सबसे करीब होते हैं और हमें दूर दूर मसला भी हो तो आपके रिलेटिव्स बाद में आते हैं, आपके ये हमसाये जो हैं ये पहले आपके काम आते हैं। यस, और आपका डेली मिलना जुलना आना जाना आप देख रहे होते हैं, तो वो हुस्ने सलूक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आसपास पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब जी इस प्रोग्राम में उस चीज़ का वक्त हो गया जिसका सबको इंतज़ार है। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में J. लाया है आपके लिए खुशियों और तोहफ़ों का खूबसूरत मौका। हमारे खुसूसी रमज़ान क्विज़ में आप हिस्सा लें, दुरुस्त जवाब दें और जीतें J. के नफीस और दीदा ज़ेब मलबूसात। खुसूसी गिफ्ट हैम्पर्स हैं आपके लिए। तो मेरा ख्याल है बिला ताख़ीर हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। और नाजरीन ज़रा गौर से सुनिएगा अगर आप जीतना चाहते हैं तो पहला सवाल है, बहुत ही आसान है। विसाल के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, 92 साल, 65 साल, 63 साल या फिर 50 साल। और जो सही जवाब देगा वो जनाब गिफ्ट का हकदार ठहरेगा। तो देखते हैं हमारे साथ कॉल पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से मुखातिब? मैं अरीबा बात कर रही हूँ, लाहौर से। अच्छा, बताइएगा अगर आपने हमारा सवाल सुन लिया या हम उसको दोबारा दोहरा दें आपके? जी आपने सवाल सुन लिया, उसको समझ लिया? जी जी, वसाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी। सॉरी, आपकी आवाज कट जबरदस्त। नहीं, उन्होंने सही 63 साल उन्होंने, मैं उनकी आवाज दोबारा भी आप बता दें। 63 साल थी। 63 साल मैंने सही सुना है। तो बहुत बहुत जी आपको मुबारक हो, आप J. का खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जो है वो जीत चुकी हैं। अगला सवाल है महम, और पूछें आप। अब जी नेक्स्ट सवाल है, फारूक आजम किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये स्क्रीन पर भी आप सवाल देख सकते हैं, ऑप्शंस भी मौजूद हैं और जो सही जवाब देगा उसको J. का ड्रेस मिलेगा। कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं आसिफा बात कर रही हूँ, मंडी बहाउद्दीन से। जी, आपने सवाल सुन लिया आसिफा?
हाँ जी, मैंने सुन लिया है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का था ये। चलें, सही, बहुत मुबारक हो जबरदस्त, आसिफा, बिल्कुल आप ये दुरुस्त जवाब। गिफ्ट जो है वो जीत चुकी हैं, ये तोहफा आपका हुआ। अब अपने तीसरे सवाल की जाने बढ़ते हैं जी। कब्र में सवालात पूछने वाले फरिश्तों के नाम क्या हैं? मुनकर नकीर, कराम कातिबीन, हज़रत इज़राइल और जिब्राइल, और ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, शेखैन करीमैन। इनमें से आप दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें और जनाब अपना तोहफा जो है आप फ़ौरन से जीत सकते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद अवैस और लाहौर से हूँ। अवैस, आपने सवाल सुन लिया है तो अगर दुरुस्त जवाब आप जानते हैं तो जवाब दें, अगर सवाल दोबारा सुनना चाहते हैं तो भी हम हाजिर हैं। नहीं जी, मैं मुनकर नकीर हो गई। चलें, जबरदस्त, आप भी जनाब इनाम जीत चुके हैं। आज तो का जोड़ा सारे हमारे कॉलर्स बड़े जबरदस्त और पक्के मुसलमान है, इतनी माशाल्लाह से नॉलेज है, जबरदस्त। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं जी। कौन सी सूरा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है? नहीं पढ़ी जाती, सॉरी। सूरह तौबा और सूरह नमल, और तीसरा है सूरह बकरा, और चौथा है सूरह इखलास। ये चारों ऑप्शंस स्क्रीन पर भी मौजूद हैं और सवाल भी स्क्रीन पर मौजूद है, और जो सही जवाब देगा उसको जे डॉट का एड्रेस मिलेगा। देखते हैं कॉलर कौन है। यस जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ कवासी से जी। अच्छा इमरान, सवाल हमें पहले ये बताएं, आप कहां से बात कर रहे हैं? जी जी, टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह से। अच्छा, तो अब बताइएगा, आपने सवाल सुन लिया है या दोबारा रिपीट कर दें आपके लिए? दोबारा रिपीट कीजिएगा तो सवाल। अच्छा, कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती है? ऑप्शन है आपके पास, सूरह तौबा, सूरह नमल, सूरह बकरा या सूरह इखलास। जी, सूरह तौबा। सूरह तौबा आपका जवाब है और बिल्कुल दुरुस्त आपका जवाब है जनाब, और आप ये इनाम जो है ये जीत चुके हैं। अब एक और सवाल है, उसकी जाने बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है और जनाब देखते हैं लकी विनर कौन साबित होता है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? आया सोफिया मस्जिद, फैसल मस्जिद, मस्जिद हराम या फिर बादशाही मस्जिद? ये चार ऑप्शंस हैं, मौजूद है स्क्रीन पर। ये जनाब ये आप देख सकते हैं कि ये हमने सवाल जो है ऑप्शंस के साथ आपके लिए जनाब दिया हुआ है, और जो भी कॉलर हमारे साथ मौजूद है वो इसका सही जवाब देके अपना गिफ्ट जीत ये भी कंफर्म कर दें कि ना जो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप यहाँ पर राब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सवाल स्क्रीन पर मौजूद है, ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जो सही जवाब देगा उसको जे डॉट का तोहफा मिलेगा, और 5:30 के करीब से हमारी टीम जो है वो नंबर नोट करना शुरू कर देती है जो कॉल कर रहे होते हैं, और फिर जो सही जवाब देते हैं उनको जे डॉट का एड्रेस भी मिल जाता है। अभी देखते हैं कॉलर कौन है। हमारा ये सेगमेंट होता है। जी जी जी, कॉलर आई थिंक देखते हैं जी कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? वालेकुम सलाम, शानजा रुमान बात कर रही हूँ लाहौर से। जी ज़बरदस्त। अच्छा, सही जवाब क्या है अगर आपने सवाल सुन लिया तो? मस्जिदुल हराम। मस्जिदुल हराम, ज़बरदस्त सही जवाब है। वाह, आज तो सारे कॉलर्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दिए हैं, और जे डॉट का जी जोड़ा आपका हुआ, और आई होप कि कल भी बहुत सारे ज़बरदस्त कॉलर्स जो सही जवाब देंगे। आखिरी रमज़ान तक जारी रहेगा और यूं ही हम तहाइफ जो है वो तकसीम करते रहेंगे, और जनाब देखते हैं कि कौन कौन से लकी विनर्स हैं जो कि जीत पाएंगे और अपना जनरल नॉलेज भी आजमा पाएंगे। तो जनाब इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, जीतने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।